सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सैंपल है, चाहे वो ब्लड हो सकता है, चाहे वो सेल एक्सट्रैक्ट हो सकता है या प्लांट का कोई टिश्यू हो सकता है। और इनमें हजारों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, मेटाबोलाइट्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और कई सारे ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो मिलकर इस मिक्सचर को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अगर आपको ये जानना है कि इस सैंपल में एग्जैक्टली कौन कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उन मॉलिक्यूल्स का मॉलिकुलर वेट क्या है या कभी कभी इनका स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको चाहिए एक ऐसी एनालिटिकल टेक्निक जो इन मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करके आइडेंटिफाई कर सके। और वही टेक्निक है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जिसे शॉर्ट में हम एमएस या मास स्पेक भी बोलते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जो मॉलिक्यूल्स को आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर उन आयंस को उनके मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पर सेपरेट किया जाता है और डिटेक्ट करके आइडेंटिफाई किया जाता है। इस प्रोसेस के जरिए हम मॉलिक्यूल्स का टाइप, मॉलिक्यूलर वेट, कॉम्पोजिशन और उसके स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन के बारे में जान सकते हैं। मास स्पेक का यूज अभी हर एक फील्ड में हो रहा है, जैसे कि बायोलॉजिकल रिसर्च, ड्रग डिस्कवरी, फोरेंसिक साइंस, फार्मास्यूटिकल, एनवायरमेंटल एनालिसिस, यहाँ तक कि स्पेस और मटेरियल साइंस में भी मास स्पेक का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, एंड स्पेशली इन द फील्ड ऑफ प्रोटियोमिक्स एंड मेटाबोलोमिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे मास स्पेक के प्रिंसिपल, मेन कंपोनेंट्स, आयोनाइजेशन टेक्निक्स, टाइप्स ऑफ मास एनालाइजर्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल की। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री का बेसिक प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल होता है। इसमें एक सैंपल के केमिकल कॉम्पोजिशन को एनालाइज करने के लिए उसके अंदर प्रेजेंट सभी मॉलिक्यूल्स को, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स या और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उन सभी को आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड देन उन सभी आयंस के ऊपर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट किया जाता है। और क्योंकि हर एक आयंस का मास और चार्ज अलग अलग होता है, एंड देयरफॉर ईच आयन मूव इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंटली बेस्ड ऑन देयर मास टू चार्ज रेशियो। और इसी मूवमेंट को डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और एक मास स्पेक्ट्रम जनरेट करता है, जिसको रेफरेंस डेटाबेस से कंपेयर करके मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम सैंपल के अंदर प्रेजेंट सब्सटेंस को आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई कर सकते हैं, यानी पता लगा सकते हैं कि सैंपल में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं और कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। बट ये प्रोसेस सुनने में जितना आसान लग रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन इस वीडियो के एंड तक आपको मास स्पेक्ट्रोमेट्री का हर एक स्टेप अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिजाइन एंड कंपोनेंट्स की। अब हम देख रहे हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री का ओवरऑल डिजाइन और समझते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट सैंपल को कैसे एनालाइज करता है स्टेप बाय स्टेप। इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो, प्रोसेस सैंपल इनलेट से स्टार्ट होता है और डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर पर जाकर एंड होता है। पूरा सेटअप एक हाई वैक्यूम चैम्बर के अंदर होता है, ताकि आयंस किसी भी एयर पार्टिकल से टकराए नहीं और अपनी स्पीड मेंटेन करके रखें। सबसे पहला स्टेप आता है सैंपल इनलेट का। यहां से हम अपना सैंपल इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही स्मॉल और कंट्रोल्ड क्वांटिटी में। अगर सैंपल गैस या वोलेटाइल लिक्विड फॉर्म में होता है तो डायरेक्टली एंटर कर सकता है, लेकिन अगर सॉलिड या कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हो तो उसे पहले वेपराइज किया जाता है, यानी गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और एनालाइज हो सके। नेक्स्ट पार्ट है आयोनाइजेशन सोर्स, जिसे हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का हार्ट यानी दिल कह सकते हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को वेपराइज और आयोनाइज किया जाता है, यानी उन्हें चार्ज पार्टिकल्स यानी आयंस में कन्वर्ट किया जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि हीटिंग कॉइल सैंपल को वेपराइज करता है और फिर आयोनाइजेशन सोर्स से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स उन वेपराइज्ड सैंपल के एटम्स को हिट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स एटम से टकराते हैं तो उनके कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, जिसकी वजह से सैंपल के एटम्स पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस जहां मॉलिक्यूल्स आयंस में कन्वर्ट होते हैं उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन, और ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप इज आयन एक्सेलरेशन। जब आयंस बन जाते हैं तो उन्हें एक इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू एक्सेलरेट किया जाता है और सभी आयंस को इक्वल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, ताकि अब हर एक आयंस की मूवमेंट को एनालाइज किया जा सके ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो। अगला पार्ट है मास एनालाइजर, जो आयंस को उनके मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पर सेपरेट करता है। यहाँ आयंस एक मैग्नेटिक फील्ड से पास होते हैं। लाइटर आयंस और दोज विद हायर चार्ज आर डिफ्लेक्टेड मोर सिग्निफिकेंटली, while heavier ions और less charged ions are deflected less। इस प्रोसेस के रिजल्ट में आयंस अपने अपने पाथ फॉलो करते हुए अलग अलग पोजीशंस पर पहुंच जाते हैं और इसी से हम उन्हें आइडेंटिफाई कर पाते हैं। नेक्स्ट इज डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर। जब आयंस एनालाइजर से निकलते हैं तो वो डिटेक्टर तक पहुंचते हैं।
डिटेक्टर पर जाते ही ये आयंस एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। ये सिग्नल फिर एम्पलीफायर से पास होता है ताकि सिग्नल एम्पलीफाई होकर स्ट्रांग हो जाए और फिर ये सिग्नल रिकॉर्डर या कंप्यूटर तक पहुंच जाता है। कंप्यूटर इन सिग्नल्स को प्रोसेस करके एक मास स्पेक्ट्रम बनाता है जिसमें एक्स एक्सिस पर मास टू चार्ज रेशियो और वाई एक्सिस पर आयंस की इंटेंसिटी होती है। हर एक पीक यहाँ पर एक आयन को रिप्रेजेंट करती है। ये स्पेक्ट्रम बेसिकली एक मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट कहलाता है जो बताता है कि सैंपल्स में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और कितनी क्वांटिटी में। तो ओवरऑल वर्किंग सीक्वेंस कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले होता है सैंपल इनलेट, देन होता है आयोनाइजेशन, देन होता है आयन एक्सेलरेशन, देन होता है मास एनालिसिस, and then होता है डिटेक्शन, and then finally recording. Here I will just take a small break to request something from you. Each lecture you see take a lot of effort, time and dedication. मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हर एक टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊं ताकि आपको सारे के सारे कंसेप्ट्स क्लियरली समझ आए। So if you watch my lectures, please support Replicating Minds with at least one like, one comment and one share. These small gestures really matters and they tell YouTube that this particular video, this channel is really helpful for the students like you. Your little supports keep this channel growing and keeps me motivated to bring you content like this. And if you have not subscribed yet, please subscribe and press the bell icon so that you do not miss the updates. Every like, comment and share means a lot to me, and it's not just a support, it's encouragement that keeps Replicating Minds alive and growing. मास स्पेक्ट्रोमेट्री के सबसे इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं तीन। कौन कौन से? आयनाइजेशन सोर्स, मास एनालाइजर एंड डिटेक्टर। और इसीलिए अब हम इन तीनों कंपोनेंट्स को थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि कैसे ये तीनों स्टेप्स मिलकर मॉलिक्यूल्स को आयंस में बदलते हैं एंड देन उन आयंस को सेपरेट किया जाता है और फाइनली डिटेक्टर की हेल्प से उन्हें डिटेक्ट करके मास स्पेक्ट्रम जनरेट किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आयनाइजेशन सोर्स की। ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री का सबसे पहला और क्रूशियल पार्ट होता है। इस स्टेज पर सैंपल के मॉलिक्यूल्स को चार्ज पार्टिकल्स में बदल दिया जाता है ताकि उन्हें एनालाइजर में इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू मूव कराया जा सके। आयनाइजेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, हार्ड आयनाइजेशन और सॉफ्ट आयनाइजेशन। दोनों के गोल सेम होते हैं, वो है मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करना, लेकिन दोनों में एनर्जी और फ्रेगमेंटेशन का डिफरेंस होता है। कैसे, वो समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हार्ड आयोनाइजेशन की। इट स्ट्राइक द मॉलिक्यूल विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हार्ड आयोनाइजेशन में सैंपल के मॉलिक्यूल्स पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करते हैं। इट प्रोड्यूसेस एक्सटेंसिव फ्रेगमेंटेशन विद मैनी फ्रेगमेंटेड पीक्स टू डिटरमाइन स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब हार्ड आयोनाइजेशन मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है, बट ये फ्रेगमेंटेशन रैंडम नहीं होती, वो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के हिसाब से होते हैं। इसीलिए फ्रेगमेंटेशन पैटर्न हमें मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में वैल्यूएबल क्लूज देते हैं एंड देयरफॉर इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल, वॉलेटाइल एंड थर्मली स्टेबल मॉलिक्यूल्स। तो अगर आप यहाँ पर ये स्पेक्ट्रम देखोगे तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे पीक्स दिखेंगे। ये सब मॉलिक्यूल्स के अलग अलग फ्रेगमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शॉर्ट में याद रखो, हार्ड आयोनाइजेशन मॉलिक्यूल को स्पेसिफिक बॉन्ड पे तोड़ते हैं ताकि उसका स्ट्रक्चर समझा सके। हार्ड आयोनाइजेशन ब्रेक्स द मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक बॉन्ड सो दैट इट कैन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन। अब चलो समझते हैं सॉफ्ट आयोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट। इट स्ट्राइक द मॉलिक्यूल्स विद लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ मॉलिक्यूल्स को लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक किया जाता है। इट प्रोड्यूस मिनिमल फ्रेगमेंटेशन विद फ्यू इंटेंस मॉलिक्यूलर आयन पीक्स टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मॉलिक्यूल। यहाँ पर इतनी कम एनर्जी होती है कि वो बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स ब्रेक नहीं करते और मॉलिक्यूल मोस्टली इंटैक्ट रहते हैं। इसीलिए सॉफ्ट आयोनाइजेशन से हम मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। सो सॉफ्ट आयोनाइजेशन इज सुटेबल फॉर लार्ज, पोलर और थर्मली अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। अगर आप इसका स्पेक्ट्रम देखो तो आपको सिर्फ कुछ ही इंटेंस पीक दिखेंगे। ये इंटैक्ट मॉलिक्यूलर आयन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल शब्दों में अगर समझें तो सॉफ्ट आयोनाइजेशन मॉलिक्यूल को बचाता है ताकि हम उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकें। तो दोनों टेक्निक का डिफरेंस सिंपल है। हार्ड आयोनाइजेशन ब्रेक्स द मॉलिक्यूल एंड गिव द स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन, वेयर इज सॉफ्ट आयोनाइजेशन सेव्स द मॉलिक्यूल टू गिव मॉलिक्यूलर वेट इंफॉर्मेशन। दोनों का यूज डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के मॉलिक्यूल एनालाइज कर रहे हैं, स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड या लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स। नाउ hard and soft ionizations are further divided into three important ionization sources. First one is electron ionization that belongs to hard ionization.
Second is MALDI, which belongs to soft ionization, and third is ESI, which belongs to soft ionization. Now we will understand all three ionization sources one by one. So let's start with the electron ionization. The process starts with the sample injection through the sample inlet. The sample should be vaporized. Then the heated tungsten or rhenium filament emits high energy electrons with 70 electron volt. These high energy electrons strike the sample molecules and convert this into positive ion. And the electrons are trapped by the electron receiver at the bottom. Simultaneously, the repeller helps the positive ions of molecules to leave the electric field and provides the same kinetic energy to all the positive ions formed throughout the process. These positive ions then sent to the mass analyzer, where they are analyzed based on their mass to charge ratio. Next ionization source is MALDI. MALDI is a short form of matrix assisted laser desorption ionization. The reason behind its name is that the sample molecule or analyte shown in red is mixed with the UV absorbing organic matrix. Examples of commonly used matrix are shown here. The main role of matrix is to protect the analyte from high laser energy. The laser light strikes on the matrix is heated, vaporized and expanded, and the analyte molecules are ejected in gaseous form. This process is called desorption. Desorption results in the formation of plum, which consists of analyte in gaseous phase surrounded by the matrix molecule. Then ionization happens inside the plum in nanoseconds, which produces either positive or negative ions, which is then reached to mass analyzer. Next is electrospray ionization, also called as ESI. In ESI, the liquid sample is first dissolved in a polar volatile solvent such as water methanol or water acetonitrile and introduced through a fine capillary under a high voltage ranging between 3 to 5 kilovolts. This strong electric field creates a Taylor cone at the tip of capillary from which highly charged droplets are emitted. As these droplets travel, the solvent in ESI droplets evaporates because of heat and dry gas flow, which reduces droplet size and increases the charge density. When the repulsive forces between the like charges exceed the surface tension called Rayleigh limit, the droplets undergo Coulombic explosion, producing smaller droplets and eventually releasing individual gas phase analyte ions. These ions are then transferred into the mass analyzer, where they are separated and detected based on their mass to charge ratio. Here I have summarized the key points about all three ionization sources. This table is very important and you can take the screenshot or write down in your notes. अब तक हमने समझा कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री का आयनाइजेशन सोर्स मॉलिक्यूल्स को आयंस में कन्वर्ट करता है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आयनाइजेशन के बाद हम उन आयंस को कैसे अलग अलग करते हैं और कैसे पता लगाते हैं कि किस आयन का मास ज्यादा है और किसका कम। इसका जवाब है मास एनालाइजर। मास एनालाइजर इंस्ट्रूमेंट का वो पार्ट है जो आयंस को उनके मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पर सेपरेट करता है। सिंप्लीफाई करके अगर समझें तो एक मिक्सचर में लाइट और हैवी आयंस दोनों होते हैं, तो एनालाइजर उन्हें उनके मास के हिसाब से अलग अलग कर देता है ताकि डिटेक्टर उन्हें इंडिविजुअली मेजर कर सके। There are several different types of analyzers and their functions depend on the electric and magnetic fields, but every analyzer has its unique principle and applications. Broadly, we have four main types of mass analyzers. First is quadrupole analyzer, second is time of flight analyzer, third is ion trap analyzer and fourth is orbit trap analyzer. अब चलिए इनमें से हर एक एनालाइजर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। शुरू करते हैं क्वाड्रुपोल मास एनालाइजर से, जो सबसे कॉमन और वाइडली यूज्ड एनालाइजर है। इन क्वाड्रुपोल मास एनालाइजर देयर आर 4 पैरेलल metal rods arranged symmetrically around the central axis. The rods are arranged in pairs and each opposite pair rods are electrically connected. A direct DC and alternating AC current is applied between the rods to affect the movement of ions. And the most common ionization source used with quadrupole is electrospray ionization, which is ESI. So alternating AC and DC between the rods creates dynamic electric field, and here the large ions get less affected by these fields and reach to detector first, and small ions get more affected by these fields and reach to detector last.
नेक्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट मास एनालाइजर, जिसे शॉर्ट में टॉफ भी बोलते हैं. हेयर माल्डी इज द मोस्ट कॉमन आयनाइजेशन सोर्स यूज्ड along with time of flight mass analyzer. As you already know the principle of Maldi ionization, so I'm not going to discuss again. So the ions from Maldi enters the TOF analyzer and are separated based on their mass to charge ratio, and the time of flight analyzer separate the ions according to how long they take to travel a fixed distance in a field free region. Means there are no electric or magnetic field in this particular region. So all ions receive the same kinetic energy during acceleration. Therefore, their velocity depends only on the mass to charge ratio. And the outcome is that the lighter ions travel faster and reach the detector first, whereas the heavier ions travel slower and reach the detector last. Next is ion trap mass analyzer. So here the ions enter the quadrupole ion trap through the entrance end cape electrode. This is the entrance end cape electrode. Ions then are trapped in space between the electrodes by alternating current and direct current electric fields. Then various voltages are applied to the electrodes to first trap and then eject the ions based on their mass to charge ratio. Ions are ejected through exit and cap electrode in order of increasing mass to charge values and reach to the detector. Last mass analyzer is Orbitrap mass analyzer. The Orbitrap analyzer measures the mass to charge ratio of ions by detecting the frequency of their oscillations around the central spindle electrode. So the first step is the ionization through either ESI or Maldi ionization source. Second step, where ions are collected in C-trap chamber and injected into the Orbitrap analyzer from here. Third step, ions are trapped in this electrostatic field. Fourth step is that oscillation of ions, where the lighter ions oscillates faster whereas heavier ions oscillate slower. Fifth step is the detection of ion motion. And the sixth and the last step is conversion of these ion motion to mass spectrum. This is a table compiling all the features or aspects of different kind of mass analyzers. You can take a screenshot or make a notes. That will be very helpful for you because using this table you can decide which kind of mass analyzer can be used for which kind of samples. So the last and important component in mass spectrometry design is detector. The detector counts or measures ions and convert that information into a mass spectrum, a graph of intensity versus mass to charge ratio. How detector works? So the first step is that when an ion hits the detector surface, it transfers its kinetic energy to the material. This interaction produces secondary electrons. These electrons are then amplified through a series of diodes or microchannels to produce a measurable current or voltage pulse. And the number of pulses or intensity of current correspond to the abundance of ions having a specific mass to charge ratio. There are different kind of detectors which are used in different kind of mass analyzers. For example, in quadrupole electron multiplier detector is used, which is also known as discrete or continuous diode detector. In TOF analyzer, the detector which is used called microchannel plate. In ion trap, electron multiplier detector is used, and in Orbitrap, image current detector is used. Next, we will discuss the types of mass spectrometry. So each mass spectrometry contains at least one ionization source and one mass analyzer, along with a sample inlet, detector, and recorder, among other components. But the main components are the ionization source and mass analyzer. So the first type of mass spec is Maldi TOF, जहां ionization source है Maldi और mass analyzer है TOF, and by combining these two we call it Maldi TOF. Second type of mass spec is ESI ion trap, जहां पर ESI जो है वो है ionization source and ion trap is the mass analyzer. Third type of mass spec is ESI quadrupole, जहां पर ESI जो है वो ionization source है और quadrupole जो है वो मास एनालाइजर है. नेक्स्ट इज ESI ऑर्बिट्रैप, यहाँ पर ESI आयोनाइजेशन सोर्स है और ऑर्बिट्रैप मास एनालाइजर है. नेक्स्ट है टेंडम मास स्पेक स्पेक्ट्रोमेट्री. टेंडम मास स्पेक स्पेक्ट्रोमेट्री का मतलब यहाँ पर दो मास एनालाइजर्स को कंबाइन कर दिया जाता है. जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, क्वाड्रुपोल प्लस टॉफ या क्वाड्रुपोल प्लस क्वाड्रुपोल, तो इसको शॉर्ट में क्यू टॉफ या क्यू क्यू भी बोलते हैं. और जब आप इनको कंबाइन करोगे आयोनाइजेशन सोर्स के साथ तो एग्जांपल होता है जैसे कि माल्डी क्यू टॉफ या ESI क्यू टॉफ, और क्यू क्यू के एग्जाम्पल है माल्डी क्यू क्यू या ESI क्यू क्यू. तो बेसिकली एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन सा मास एनालाइजर किस
आयनाइजेशन सोर्स के साथ कंबाइन होता है। तो आपको ये कॉम्बिनेशन याद रखने हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ मास स्पेक इज गैस क्रोमेटोग्राफी, जहां पर पूरा का पूरा मास स्पेक का डिजाइन सेम होता है, बस यहाँ पर सैंपल इनलेट के साथ गैस क्रोमेटोग्राफी सिस्टम को कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि जो मॉलिक्यूल्स, जो सैंपल के मॉलिक्यूल्स गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू सेपरेट हुए हैं, वो सीधा सैंपल इनलेट के थ्रू मास स्पेक में एंटर कर जाए और वहां पर उनका डिटेक्शन हो सके। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ मास स्पेक इज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक, जिसको LC-MS भी बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी मास स्पेक का डिजाइन सेम होता है, बस यहाँ पर सैंपल इनलेट के साथ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को कनेक्ट कर दिया जाता है और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के थ्रू जो सैंपल सेपरेट हुए हैं वो सीधा सैंपल इनलेट के थ्रू यहाँ मास स्पेक में एंटर कर जाते हैं। अब अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज एग्जैक्टली कहाँ कहाँ होता है, तो आज के टाइम पर मास स्पेक एक ऐसी टेक्निक बन चुकी है जो हर रिसर्च लैब, फार्मास्यूटिकल लैब और क्लिनिकल लैब का कोर पार्ट है, क्योंकि ये टेक्निक ना सिर्फ मॉलिक्यूल्स के एक्यूरेट मास को बताती है, बल्कि उनके स्ट्रक्चर, क्वांटिटी और मॉडिफिकेशंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। मॉडिफिकेशन इन द सेंस ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस। ये टेबल एक क्विक समरी है जिसमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री के सभी मेजर एप्लीकेशंस लिस्टेड हैं। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट्स बना सकते हो, ताकि आपके पास एक कॉन्साइज रेफरेंस हो कि किस फील्ड में कौन सी मास स्पेक टेक्निक कॉमनली यूज होती है। अगर आप चाहते हो कि मैं मास स्पेक का सेकेंड पार्ट लेकर आऊँ जिसमें मास स्पेक से रिलेटेड डेटा एनालिसिस और क्वेश्चंस डिस्कस करें, तो आई नीड एटलीस्ट 51 कमेंट्स। तो टाइप नेक्स्ट पार्ट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल कम अप विद द सेकंड पार्ट ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अगर ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट टू अप्रिशिएट द टाइम आई हैव इन्वेस्टेड टू मेक दिस लेक्चर, बिकॉज द मोटो ऑफ replicating minds is to simplify science and amplify curiosity.